Hello, my dear students. Welcome to Camphibions. I hope last chapter respiration in organism आपको क्लियर होगा. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हीट. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हम सभी जानते हैं कि हम हमेशा एक जैसे कपड़े नहीं पहनते. ठंडी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं जैसे कि वुलन क्लोथ्स, और गर्मी में ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें ठंडक दे जैसे कि कॉटन क्लोथ्स. ठंडी के टाइम पर हम सन का वेट करते हैं कि कब सनराइज़ हो और हम जल्दी से धूप में जाए. वहीं गर्मी के टाइम हम 5 मिनट भी धूप में नहीं रह सकते. तो कैसे पता चलता है कि बाहर ठंड है या गर्मी है? हम फील करते हैं, राइट? कोई भी चीज़ को टच करके हम बता सकते हैं वो ठंडी है या गर्म. अब जैसे गर्मी में सबको आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, बट वहीं ठंडी में हम आइसक्रीम को अवॉइड करते हैं. वैसे ही ठंड में हमें गरम गरम चाय पीना अच्छा लगता है, जबकि गर्मी में हम इतना चाय पीना पसंद नहीं करते. पर अब सवाल ये है कि क्या हम जो चीज़ों को छूकर बता रहे हैं वो ठंडी है या गर्म, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्मी का सीज़न है, पर आपके घर में सपोज़ किसी को हाई फीवर है. ऐसे केस में हमें तो गर्मी लग रही है, पर जिसे फीवर है वो इंसान को बहुत ठंड लग रही है. इट मीन्स जो हम फील करके बताते हैं किसी चीज़ को कि वो हॉट है या कोल्ड, उस पर हम पूरी तरह रिलायबल नहीं रह सकते या पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते. जैसे हमें जब फीवर होता है तो हमारे पेरेंट्स यूजुअली माथा टच करके या बॉडी टच करके कहते हैं कि हाँ, बॉडी गर्म तो लग रही है. पर क्या वो ये बता सकते हैं कि कितनी गर्म है? नहीं. इसके लिए हमें एक ऐसे चीज़ की ज़रूरत होती है जिस पर हम पूरी तरह भरोसा कर सकें, और वो चीज़ है आपका टेम्परेचर. किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर. जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके ही तो बताते हैं कि हमें कितना फीवर है, हाई फीवर है कि नॉर्मल है, राइट? और ये टेम्परेचर वो किससे मेजर करते हैं? तो ये टेम्परेचर वो मेजर करते हैं थर्मामीटर से. तो क्या हम कह सकते हैं कि थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है? और यही है हमारा अगला टॉपिक कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे. तो अब साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर्स बनाए हैं ताकि आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर कर सकें. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है. अब जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो एक लंबा और पतला ग्लास ट्यूब से बना है. उसके एक एंड पर छोटा सा बल्ब है जिसमें मरकरी प्रेजेंट है. जब भी आप थर्मामीटर होल्ड करते हैं तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रीड करता है, जिससे मरकरी जो है वो मूव करता है उस ट्यूब में अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो अपने आप नीचे नहीं आता है. जो ग्लास ट्यूब है उसमें आप मार्किंग्स भी देखेंगे जैसे आपकी नॉर्मल स्केल में होती है. इन मार्किंग्स को हम सेल्सियस स्केल कहते हैं या फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं. सेल्सियस स्केल को हम कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं और फ़ारेनहाइट स्केल को हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं.
इंडिया में हम यूजुअली सेल्सियस स्केल पे ही टेम्परेचर को रीड करते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी जो रेंज है, टेम्परेचर्स की जो उसकी रेंज है वो बहुत कम होती है। वी कैन से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होती है। और ह्यूमन बींग्स का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो यूजुअली इसी रेंज के बीच में होता है। और एग्जैक्ट हम बोलेंगे तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एक हेल्दी पर्सन का। अब पिक्चर में ही आपको एक किंक नाम की लेबलिंग दिख रही होगी, जो बल्ब है उसके जस्ट ऊपर। इस किंक का काम है कि ये टेम्परेचर रीड करने के बाद जब मरकरी मूव करता है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये उसको अपने आप नीचे आने नहीं देता, ताकि आपको जो रीडिंग है वो सही रीडिंग मिल सके। अब ये तो आपने देख लिया कि थर्मामीटर कैसा है और उसमें क्या क्या मार्किंग्स है, कैसे बना है और क्या क्या प्रेजेंट है। अब हम ये देखेंगे कि हम वो थर्मामीटर यूज़ करके रीडिंग्स कैसे लेंगे या थर्मामीटर को हम रीड कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपने जो मार्किंग्स देखी थर्मामीटर में, उसमें कुछ बड़ी लाइंस है और कुछ छोटी लाइंस है। जो बड़ी लाइंस है वो इंडिकेट करती है 1 डिग्री, और 2 बड़ी लाइंस के बीच में 5 छोटी लाइंस है। तो एक छोटी लाइन इंडिकेट करती है 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गई मार्किंग की बात। अब आपको थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना होता है। और जब भी हम बार बार किसी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो मेजर करने के पहले और मेजर करने के बाद आपको उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करना होता है, ताकि जो भी उसमें जर्म्स अगर लगे हैं तो वो क्लीन हो जाए। थर्मामीटर को क्या करते हैं, रीडिंग लेने के पहले हम टाइटली उसे होल्ड करेंगे, टाइटली पकड़ के रखेंगे और उसको एक जर्क देंगे, मतलब झटकते हैं। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि जो मरकरी का लेवल ऊपर गया था, जब उसने पहले पर्सन का टेम्परेचर नोट किया, तो जो मरकरी में मूवमेंट हुई, जब हम उसको झटकते हैं तो वो मरकरी नीचे आ सके, जो हमारा किंक है वहाँ तक एकदम लो लेवल पे आ सके, ताकि जब आप किसी अनदर पर्सन का टेम्परेचर मेजर करें तो वो आपको सही रीडिंग मिले। अब बल्ब वाले साइड से थर्मामीटर को टंग के नीचे रखेंगे और वेट करेंगे। थर्मामीटर जो भी रीडिंग देगा वो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है, और उसे हम हमेशा सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रीडिंग तो आपने देख ली कि कैसे आप थर्मामीटर से रीडिंग लोगे, पर वो रीडिंग लेते वक्त आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रिकॉशंस क्या क्या आपको लेने हैं। सबसे पहला, थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हम उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करेंगे। सेकंड, यूज़ करने से पहले आप चेक करेंगे कि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। ओके, नाउ थर्ड इज़, थर्मामीटर को आप अपने आई साइट के लेवल पे रखेंगे, मतलब ना बहुत नीचे रख के रीडिंग लेंगे ना बहुत ऊपर करके, जो आपकी आई साइट है उससे स्ट्रेट लाइन में रख कर ही आप थर्मामीटर की रीडिंग लेंगे। और फोर्थ, रीडिंग लेते वक्त थर्मामीटर को बल्ब वाले साइड से नहीं पकड़ेंगे, अदरवाइज़ वो आपकी बॉडी टेम्परेचर लेकर आपको गलत रीडिंग दे सकता है। तो ये वो थर्मामीटर है जो पहले के टाइम पे यूज़ होता था, पर आजकल ये सारे थर्मामीटर रिप्लेस हो चुके हैं डिजिटल थर्मामीटर से, जिसमें आपको डायरेक्टली नंबर्स में रीडिंग मिल जाती है, डिस्प्ले हो जाती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और डिजिटल थर्मामीटर्स में मरकरी का यूज़ नहीं होता है,
क्योंकि मरकरी जो है वो आपका एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब एक जहरीला पदार्थ है, जो कि अगर थर्मामीटर ब्रेक हो जाते हैं कभी, तो उसको डिस्पोज करना या फिर उसको फेंकना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए आजकल के जो थर्मामीटर्स हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं वो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 42 डिग्री या उससे कम ही हो, और वैसे भी हमने देखा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर ओनली बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो फिर आप सोचेंगे कि हम बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे। तो बच्चों, बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर हम लेबॉर्ट्री थर्मामीटर से मेजर करते हैं। इस थर्मामीटर की रेंज -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये थर्मामीटर भी लॉन्ग थिक ग्लास कैपिलरी से बना है, जिसमें एक थिन वॉल्ड बल्ब है। मतलब जो ट्यूब है वो थिक है, पर जो बल्ब है उसका जो ग्लास है वो थिन है। वो इसलिए ताकि जो भी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो उसमें अगर हल्का सा भी चेंज हो तो आपका बल्ब वो नोटिस कर पाए और आपको प्रॉपर रीडिंग दे पाए। इसमें जो मार्किंग्स है वो आपको 1 डिग्री और हाफ डिग्री में ही रीडिंग देगी। अब लेबॉर्ट्री थर्मामीटर को यूज़ कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक कंटेनर में हॉट वाटर लीजिए और थर्मामीटर को उसमें ऐसे रखिए कि बल्ब पानी के अंदर तो रहे, पर उसकी जो बॉटम सरफेस है, कंटेनर की जो बॉटम सरफेस है उसको टच ना करे और ना ही उसके साइड्स को टच करे। आपको थर्मामीटर को वर्टिकली होल्ड करके रखना है और कुछ समय तक का वेट करना है। नाउ हियर यू विल नोटिस द मूवमेंट ऑफ मरकरी इनसाइड द ट्यूब। आप देखेंगे कि जो मरकरी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? आपको रीडिंग देने के लिए। अब जब तक कि वो मरकरी का मूवमेंट रुक नहीं जाता तब तक आपको टेम्परेचर नोट डाउन नहीं करना है। जिस पॉइंट पे वो मरकरी आके स्टॉप होता है आपको आपकी रीडिंग नोट डाउन करनी है, बिना थर्मामीटर को कंटेनर से बाहर निकाले। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा कि लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह कोई किंक नहीं होता, और अगर आप लेबॉर्ट्री थर्मामीटर को सैंपल लिक्विड से बाहर लाकर रीडिंग लेंगे तो उसका जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट करेगा और आपको प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी। इसलिए लेबॉर्ट्री थर्मामीटर से रीडिंग लेते वक्त थर्मामीटर को आपको सैंपल में ही डिप करके रखना होता है और तब रीडिंग लेनी पड़ती है। अब ये तो हो गया कि टेम्परेचर क्या होता है और कैसे मेजर किया जाता है, थर्मामीटर क्या होता है, कितने टाइप के हैं और उसे कहाँ और कैसे यूज़ करना है। अब हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है और कैसे होता है। अच्छा, जब भी हमें कुछ कुक करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक बर्तन लेकर गैस पर रखते हैं और फ्लेम ऑन करते हैं। जब आप थोड़ी देर बाद उस बर्तन को टच करेंगे तो आपको फील होगा कि जो बर्तन आपने इजीली उठाकर गैस पर रख दिया था अब आप उसको इतना इजीली नहीं पकड़ पा रहे हो। और रीज़न आप सब जानते हैं कि जो बर्तन है वो गरम हो चुका है, मतलब फ्लेम ने अपनी हीट है वो बर्तन को पास की। जो बर्तन पहले ठंडा था वो फ्लेम से हीट पाकर अब गरम हो गया है, मतलब उसका टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ गया है। पर अगर हमने फ्लेम ऑफ कर दी और उस बर्तन को वैसे ही कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि बर्तन थोड़े समय बाद अपने आप ठंडा हो चुका है। इससे हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कि जो हीट है वो ऑलवेज़ हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी। इट मीन्स हीट को फ्लो करने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए
और उन दोनों ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट ठंडा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट गर्म चाहिए, तभी हीट गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी। और दूसरा कि जैसे ही हीट बढ़ती है वैसे ही ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। अब जो फ्लो ऑफ हीट है या ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो 3 तरीके से होते हैं। पहला है कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। तो आइए चलते हैं कंडक्शन पर। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एक्सपेरिमेंट। आपको क्या करना है कि बस जब आपकी मम्मा किचन में सब्ज़ी बना रही है तो आपको 2 स्पून लेने हैं, एक स्टील वाला और एक वुडन वाला, और वो दोनों स्पून को उस सब्जी के पैन में इंसर्ट कर देना है 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट बाद जब आप दोनों स्पून को टच करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे, आप देखोगे कि जो स्टील वाली स्पून है आप उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, पर जो वुडन वाली स्पून है आप उसको इजीली होल्ड कर ले रहे हैं। ऐसा क्यों? तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि स्टील और अदर मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, जबकि जो वुड है वो क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, या फिर हम कह सकते हैं इंसुलेटर है। मतलब वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता। ठीक है, अब ये तो क्लियर है कि स्टील इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। पर मुझे ये बताइए कि आपने जो स्टील का स्पून है उसका तो सिर्फ एक एंड वो पैन से टच करवाया था, उसका दूसरा एंड तो फ्री ही था, तो फिर वो गर्म कैसे हो गया? तो इसका रीज़न है कि अभी हमने एक फिनोमेना पढ़ा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। तो जो हमारा स्टील का स्पून है उसमें क्या हुआ कि पहले तो स्पून जो था वो कोल्ड था, ठंडा था, पर जब हमने उसकी एक एंड पैन में रखी तो वो एंड गर्म हुई, उसने हीट एब्जॉर्ब की और उसने वो हीट धीरे 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 दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र की, जो एंड कोल्डर था उस एंड पर ट्रांसफ़र की। और फिर कुछ देर बाद उसका दूसरा एंड भी क्या हो गया, धीरे धीरे गर्म होने लगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन को एक और सिंपल एग्जांपल से आइए समझते हैं कि सपोज़ आपकी टीचर क्लास में आई और टीचर के पास है आप लोगों के नोटबुक्स। अब टीचर को वो नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वो आपकी क्लास के स्टार्टिंग में खड़ी है और आप लास्ट बेंच पे बैठे हो। टीचर एक एंड पे है और आप दूसरे एंड पे बैठे हैं, और टीचर ने अनाउंसमेंट कर दिया कि नोबडी विल मूव फ्रॉम देयर प्लेस, जस्ट पास द नोटबुक्स टू द स्टूडेंट्स। कोई अपने प्लेस से हिलेगा नहीं, आप नोटबुक सिर्फ जिस बच्चे की है उस बच्चे को पास करिए बिना अपनी प्लेस से हिले। ठीक है, अब आप बैठे हैं लास्ट बेंच पर, टीचर ने आपका नोटबुक दिया और आपकी नोटबुक पास होते होते आपके पास पहुंच गई, पर क्या किसी बच्चे ने मूवमेंट की? नहीं, किसी बच्चे ने अपनी प्लेस से मूव नहीं किया, कोई बच्चा। ठीक है, अब यहाँ आप समझिए कि आपकी नोटबुक क्या हो गई, हीट हो गई। नोटबुक थी किसके पास? टीचर के पास। तो टीचर हो गया हॉटर एंड, जिसके पास हीट ऑलरेडी है वो हो गया हॉटर एंड, और वो हॉटर एंड से हीट कहाँ पहुँची? टीचर से नोटबुक कहाँ पहुँची? आपके पास। तो आप क्या हो गए? कोल्डर एंड। तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड without the movement of the particles is known as conduction. This process is known as the conduction. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंडक्शन का, कि कंडक्शन शो कौन करता है? तो कंडक्शन सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आपके शो करेंगे, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच जो स्पेस है वो बहुत बहुत कम है। तो इसीलिए जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है उसमें मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करते हैं, वो अपनी जगह से मूवमेंट
नहीं करेंगे। आई होप कंडक्शन क्लियर हो गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो कि है आपका कन्वेक्शन। अब आपको कन्वेक्शन के लिए क्या करना है, आपने एक पैन लिया, उसमें पानी डालकर वो पैन को गैस पे चढ़ा दिया और फ्लेम ऑन कर दी। कुछ देर बाद आप नोटिस करेंगे पहले पैन जो है वो गर्म होगा, उसके बाद जो वाटर की सबसे नीचे जो लेयर है, जो लेयर कंटेनर के बॉटम से टच कर रही है, उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। मतलब वो लेयर सबसे पहले हीट एब्जॉर्ब करेगी और छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होंगे। जब आप उसको थोड़ी देर बाद और देखोगे तो क्या नोटिस करोगे कि अब जो ऊपर की लेयर है वहाँ पे भी बबल्स बनने लगे हैं, और हम उसको कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करते रहे तो आप देखोगे कि वो वाटर बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब पूरे जो वाटर है उसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। इसी मेथड को हम कहते हैं कन्वेक्शन। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हीट के एकदम पास में है वो सबसे पहले हीट एब्जॉर्ब करेंगे और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। मतलब जो कंटेनर का सबसे बॉटम पार्ट है वहाँ से वो क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर की लेयर की तरफ बढ़ने लगेंगे, और साइड के जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स थे वो आकर जो हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए उनकी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स आए और उन्होंने हॉट मॉलिक्यूल्स की स्पेस ऑक्यूपाई करी, कुछ समय बाद उन्होंने भी हीट एब्जॉर्ब करी, अब वो भी गर्म हो गए। अब वो भी क्या करेंगे, अपर लेयर की तरफ मूव कर जाएंगे, और फिर जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो आकर उन हॉट मॉलिक्यूल्स की स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक सारे ही मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब ना कर लें। तो अब क्या हम कन्वेक्शन को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। कंडक्शन में पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, पर कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूवमेंट करेंगे। कंडक्शन में पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा था, पर कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव कर जाएंगे। उस प्रोसेस को हम कहेंगे कन्वेक्शन। नाउ कन्वेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि कन्वेक्शन लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स ही शो करेंगे। कंडक्शन सॉलिड मॉलिक्यूल्स शो कर रहे थे, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स शो करेंगे। वो इसलिए क्योंकि लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, उन लोगों के बीच में स्पेस होती है एज़ कंपेयर टू सॉलिड ऑब्जेक्ट के। ठीक, तो इसीलिए जब स्पेस होगी तभी तो वो लोग मूव कर पाते हैं। इसीलिए कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करके अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूवमेंट शो करते हैं, जबकि कंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो अब ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है ये हमारे सराउंडिंग में भी होता है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ और आप कैसे नोटिस कर पाओगे इस चीज़ को। जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ मतलब जो वाटर बॉडीज़ है, जैसे रिवर हो गई या फिर आपका समुद्र हो गया, उसके आसपास की जो ज़मीन होती है उसको हम कहते हैं कोस्टल एरियाज़। ठीक, आप उसको बीच भी कह सकते हो। ठीक है, तो वहाँ की जो ज़मीन है वो क्या होती है, एज़ कंपेयर टू वाटर वो जल्दी हीट अप होती है और जल्दी कूल डाउन भी होती है। इन जनरल आप कह सकते हो कि जो लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, वो पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म भी होती है और उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। तो ऑब्वियसली जो डे टाइम है, जब सनलाइट है, ठीक है, उस वक्त जो हमारा लैंड है
वो जल्दी गर्म होगा और जो वाटर बॉडी है वो धीरे गर्म होगी एज़ कम्पेयर टू लैंड। तो लैंड के ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जल्दी हीटअप होते हैं, जल्दी हीट एनर्जी गेन करते हैं और ज़मीन के पास से मूव करने लग जाते हैं आसमान के डायरेक्शन में। ठीक, अब जो एयर मॉलिक्यूल्स ज़मीन के पास से आसमान की तरफ मूव कर रहे हैं उनकी स्पेस खाली हो गई। तो ऐसे टाइम पे जो वाटर बॉडीज़ के एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर उस फ्री स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। उन्होंने फिर हीट एब्जॉर्ब कर ली लैंड से और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे। फिर सी की तरफ से या वाटर बॉडीज़ की तरफ से दूसरे एयर मॉलिक्यूल्स आएंगे और वो हीट एब्जॉर्ब करके वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। इसीलिए जो एयर मॉलिक्यूल्स सी की तरफ से आते हैं उसको हम कहते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज डे टाइम पे चलती है। अंडरस्टूड। और नेक्स्ट टर्म है लैंड ब्रीज। अब हमें पता है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म भी हो रही है और जल्दी ठंडी भी हो रही है। तो अब जब रात का टाइम है, ठीक, तो रात के टाइम पे क्या होगा, सन तो रहेगा नहीं। तो जो हमारी लैंड है वो एज़ कम्पेयर टू वो वाटर बॉडी क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। और अब जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, उस वाटर बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जो मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गए तो उनकी स्पेस खाली हो गई। तो अब लैंड की तरफ से एयर मॉलिक्यूल्स आएंगे और जो मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए उनकी जो फ्री स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करेंगे। फिर वो लैंड वाले मॉलिक्यूल्स आकर वो स्पेस ऑक्यूपाई करके उन्होंने भी हीट एब्जॉर्ब कर ली। अब वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे। फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स लैंड की तरफ से आए, उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। इसी तरह से एक साइकिल बनती है। और हालांकि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो लैंड की तरफ से आ रहे हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। और लैंड ब्रीज कब चलती है, लैंड ब्रीज आपकी रात के टाइम पे चलती है। दिस इज़ ऑल अबाउट कन्वेक्शन। I hope it is quite clear. Now let's move to the last method of transfer of heat, that is your radiation. You might have heard this word earlier also, or you might have some knowledge about it, but let's see it in detail. Radiation, ट्रांसफ़र ऑफ हीट की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट डायरेक्टली सोर्स से ट्रांसफ़र करेगी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए इस मेथड में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें ठंड लगती है या ठंड का मौसम होता है तो हम यूजुअली आग जलाते हैं और अपने हाथ सेकते हैं, राइट। तो क्या आपको किसी मीडियम की आवश्यकता होती है? नहीं। आपने आग जलाई, आप उसके पास जाके बैठ गए तो थोड़ी देर बाद आपको ऑटोमेटिकली गर्मी लगने लगती है, राइट। तो वो जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू आप तक पहुंच रही है। तो रेडिएशन में हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे सनरेज़ है, सनरेज़ हम तक डायरेक्टली पहुंचती है, उसको बीच में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हो गए ट्रांसफ़र ऑफ हीट के तीनों मेथड्स, ठीक। अब एक क्वेश्चन है कि आपने एक पैन लिया और उसमें वाटर बॉईल करने के लिए गैस ऑन करके रख दिया, ठीक। उस पैन को आप एक लिड से या एक प्लेट से कवर कर दीजिए, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि वो कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। तो आइए जानते हैं, ठीक है। हमने देखा कि कंडक्शन सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट शो करते हैं। इट मीन्स जो आपका कंटेनर है और आपकी जो लिड है, अगर वो फ्लेम से हीट लेकर गर्म हुई, इट मीन्स वो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है,
कंडक्शन शो कर रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। किस प्रोसेस से? कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। जो उस पैन में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म हो चुके हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या शो कर रहे हैं? कन्वेक्शन। क्योंकि हमने देखा कन्वेक्शन लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। तो पैन के अंदर जो वाटर है वो भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट शो कर रहा है, पर कन्वेक्शन के थ्रू। जब आप फ्लेम ऑफ करके कंटेनर को वैसे ही रख दोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कंटेनर इतना गर्म नहीं है। इट मीन्स कंटेनर ने रेडिएशन के थ्रू अपनी सारी हीट क्या करी? सराउंडिंग में पास कर दी। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट के तीनों प्रोसेस आप साथ में शो कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या है। ठीक, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या आप हर सीज़न में एक तरह के कपड़े पहनते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्वेटर पहन के गर्मी के मौसम में बैठ जाइए, तो आप रह पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। ठीक, मतलब हम मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। अगर गर्मी है तो हम लोग लाइट कॉटन शेड के कपड़े पहनते हैं। अगर ठंडी है तो हम क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। इट मीन्स हम अपने क्लोथ्स का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीज़न करते हैं, राइट? गर्मी में हम लाइट कलर के क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन है और जो लाइट कलर के क्लोथ्स हैं वो हीट कम एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। वहीं ठंड में हम डार्क शेड्स इसीलिए प्रेफर करते हैं या वुलन पहनना इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि डार्क शेड हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जो आपकी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करेगा। क्लियर? नाउ अब आपके बुक में 2 एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं जिसमें आपको 2 सेम टाइप के बर्तन लेने हैं और एक को ब्लैक कलर से पेंट कर देना है और एक को वैसे ही रखना है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए और दोनों को सेम टाइम के लिए सनलाइट में रख दीजिए, सपोज़ 10 to 15 मिनट्स। अब वापस से दोनों के टेम्परेचर आपको क्या करने हैं? चेक करने हैं। तो क्या दोनों वाटर के टेम्परेचर सेम है? आप नोटिस करोगे कि जो वाटर ब्लैक कंटेनर में है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंटेनर से, राइट? इट मीन्स जो आपका ब्लैक कंटेनर है उसने क्या करा? हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब इन्हीं दोनों बर्तन को उठाकर आप रख दीजिए शेड में या किसी छाँव में, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर आप उसका टेम्परेचर मेजर करिए। तो आप नोटिस करेंगे कि जो ब्लैक कंटेनर है उसका वाटर का टेम्परेचर जो नॉर्मल कंटेनर है उससे कम है। मतलब जो ब्लैक कंटेनर है उसने हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब की। जब वो सनलाइट में था तो उसने हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब की, तो उसके पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रहा। पर जब आपने उसको छाँव में रखा तो उसने ज़्यादा हीट एमिट भी की, अपने पास से ज़्यादा हीट सराउंडिंग को दे दी, सराउंडिंग को ट्रांसफ़र कर दी। इसीलिए उसका पानी का टेम्परेचर अब छाँव में आके क्या हो गया? कम हो गया एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंटेनर। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो ज़्यादा हीट एमिट भी करेगा। उसी तरह जो कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो कम हीट एमिट करेगा। एमिट करना मतलब अपने पास से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करना। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ पर्सनल इंसुलेशन। इसमें सबसे पहले आता है आपका थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन मतलब जो हीट एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र होने से
रोकना, जैसे थर्मस होता है, राइट, आपने देखा होगा जो थर्मस फ्लास्क होता है उसमें हम लोग अगर गर्म पानी डाल के रखें तो वो जैसे उसकी कैपेसिटी है 12 आवर्स या 24 आवर्स गर्म पानी गर्म रहता है। अगर सराउंडिंग बाहर ठंडी भी है तो भी उसका पानी गर्म रहेगा, राइट। और अगर ठंडा पानी डाल के रखोगे तो बाहर चाहे जितनी गर्मी हो उतने समय के लिए उसका पानी ठंडा रहेगा। इसको हम कहते हैं थर्मल इंसुलेशन। अब हमने देखा कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में देखा था, राइट, जो कि एनर्जी और हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी बॉडी वो एक्सेस हीट को क्या करती है, सराउंडिंग में एमिट कर देती है या सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर देती है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर गर्मी में हम लोग लूज़ कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनते हैं और हम थोड़ा भी हैवी वर्क कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सफोकेशन होने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हैवी फिज़िकल वर्क से हमारी बॉडी में बहुत सारी हीट जनरेट हो गई और अब हमारी बॉडी उसको बाहर ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही है, इसीलिए हमें सफोकेशन फील होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि हमें गर्मी में लूज़ और लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। वहीं ठंडी में हमें बहुत ठंडी लगती है ऑब्वियसली, तो हम चाहते हैं कि स्वेटर पहन ले जल्दी से और गर्माहट महसूस हो, राइट। तो वुलन क्लोथ्स जो होते हैं उसके बीच में जो होल्स होते हैं या थोड़ी सी स्पेस होती है, वो स्पेस में क्या रहती है, एयर रहती है। वो एयर इंसुलेशन का काम करती है, मतलब आपकी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं होने देती और इस वजह से आपको वुलन क्लोथ्स पहनने के बाद गर्मी महसूस होती है। अब एक और कंसेप्ट है आपके बुक में कि ठंडी में हमें एक ब्लैंकेट ओढ़ना चाहिए मोटा या 2 पतले ब्लैंकेट ओढ़ने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक हमें 2 पतले ब्लैंकेट ओढ़ना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा गर्माहट महसूस होगी। वो इसलिए क्योंकि जो 2 ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट के बीच में जो होल्स है, जो स्पेस है, वहाँ तो एयर ट्रैप रहती ही है, साथ साथ जो 2 ब्लैंकेट की लेयर्स हैं उसके बीच में भी जो स्पेस है उसमें भी एयर ट्रैप रहती है और वो इंसुलेशन का काम करती है। तो अगर आप 2 ब्लैंकेट ओढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा गर्माहट महसूस होगी, जबकि सिंगल ब्लैंकेट में ऐसा कोई इंसुलेशन, 2 लेयर्स के बीच वाला इंसुलेशन नहीं होता है। तो इसीलिए हमें 2 ब्लैंकेट यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक मोटे ब्लैंकेट से। अब फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ मैक्सिमम टाइम ठंड रहती है, वेदर एकदम चिल्ड रहता है, तो वहाँ जो दीवारें हैं वहाँ पे दीवारों के बीच में एयर गैप छोड़ी जाती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि एयर जो है वो इंसुलेशन का काम करती है। तो या तो एयर गैप छोड़ी जाती है या उस गैप में ऐसे मटेरियल फिल किए जाते हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मतलब अगर घर में गर्मी चाहिए हमको तो वो हीट बाहर ट्रांसफ़र ना हो, इसीलिए 2 ईंटों की दीवार के बीच में जो स्पेस छोड़ी जाती है या तो उसमें एयर ट्रैप रहती है या तो फिर आप पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट ऐसे ऑब्जेक्ट्स उसमें फिल किए जाते हैं। सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ विंडोज़ ऑल्सो, मतलब एक ग्लास ना लगाते हुए 2 ग्लास लगाए जाते हैं विंडोज़ में और जो बीच की स्पेस है उसको हॉलो रखा जाता है और वो जो बीच की स्पेस है वो इंसुलेशन का काम करती है। ये टेक्निक यूजुअली रेलवेज़ में यूज़ होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर हीट, and still if you have any query regarding any topic, just comment down. I will definitely try to solve your query. And please subscribe my channel, like the video and share with your friends so that they can also get the benefit. Thank you, bye bye, and take care.